नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। 7th क्लास ज्योग्राफी भी पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है और साथ में ही इन सबको हमने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट वीडियो बना दी हो, बिल्कुल पूरा फुल डिटेल में पढ़ाया है। हर पॉइंट को समझाया गया है, हर चीज़ को बेसिक से लेके एडवांस तक बताया गया है कि चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो अब हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर पे आ जाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप का मतलब होता है आकृतियाँ, कि पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थल रूप हैं या पृथ्वी के जो भी आकृतियाँ हैं उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। देखो इसमें पहाड़ी के बारे में बताया गया है कि पहाड़ी क्या होती है, कि कोई भी इस तरीके से कोई क्षेत्र है जिसकी ढाल खड़ी हुई है। ढाल का मतलब ये ढाल है, इसकी ढाल कैसे खड़ी हुई है, ऐसे लेटी हुई ढाल नहीं है, और जो 600 मीटर से अधिक ऊंची हो तो हम उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। अब देखो इसमें एक चीज़ और दिखा रहा है कि नीचे 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। 4-5 का नाम बता देता हूं मैं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, एक मिनट, एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये 8,000 से अधिक ऊंची है। उसके अलावा पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं K2। ये भी हिमालय की चोटी है। K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर। उसके बाद देखते हैं कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। उसके बाद देखते हैं लाहत्से, इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। उसके बाद देख लेते हैं मकालू लास्ट में, इसकी है 8,481 मीटर। तो ये कुछ पर्वत या चोटियाँ थी जिनके बारे में मैंने बताया था आपको, क्योंकि इसमें लिख रखा था कुछ चोटियों के नाम बताएं, तो मैंने 4-5 चोटियों का नाम बता दिया है। ठीक है, आगे देखो हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि 6.1 में दिखाए गए हैं। कुछ स्थल रूप हैं जो कि 6.1 में दिखाए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो पर्वत है, ये भी आपने देखा होगा, पठार भी देखा होगा, नदी झील भी देखी होगी, पर्वत श्रृंखलाएँ देखी होंगी, पहाड़ी देखी होंगी, घाटी देखी होंगी, या फिर जो भी चीज़ें इसमें दिख रही हैं इनमें से कुछ आकृतियाँ तो आपने ज़रूर देखी होंगी। सारी नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। देखो जो पृथ्वी है, आप देखेंगे पृथ्वी की सतह एक सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जो पृथ्वी है उस पर अनगिनत प्रकार के मतलब बहुत सी आकृतियां हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ भाग समतल होते हैं। जो स्थलमंडल है या ज़मीन है उसकी ऊपरी परत है, उस पर कुछ भाग तो ऊंचे नीचे हैं और कुछ समतल हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो स्थल रूप है ये किस तरीके से बनते हैं? इनकी 2 प्रक्रियाएँ होती हैं। एक होती है प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी होती है बाह्य या द्वितीय प्रक्रिया। इनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि जो जहाँ पर आप खड़े होते हैं पृथ्वी पर मैदान पर, उसमें आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल साइलेंट है सब कुछ, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। अब देखो प्राथमिक प्रक्रिया से बनते हैं कुछ जगह, जैसे पहाड़ है, पर्वत है या फिर और चीज़ें हैं, ये बनते हैं आंतरिक पृथ्वी की अंदर की प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बनती है बाह्य प्रक्रिया के कारण। और बाह्य प्रक्रिया के कारण किस तरीके से बनती हैं? देखो बाह्य का मतलब है वो बनती है 2 प्रक्रियाओं के कारण। एक होता है अपर्दन और एक निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण होता क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई ये पठार या पर्वत या कोई आकृति है, यहाँ पर लगातार कोई हवा चल रही है। हवा चलने के कारण ये जो ऊपर का हिस्सा है या फिर जो भी ये लगातार हवा इसके संपर्क में आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है? ये कटाव हो रहा है। कटाव होने के कारण यहाँ से कुछ चीज़ें कट रही है। कटने के कारण कुछ चीज़ें जहाँ पर कटने के बाद कहीं तो जाएगी, वो कहीं जाकर वो एक जगह जाकर वो इकट्ठी होती हैं या फिर अलग अलग जगह इकट्ठी हो रही है। ठीक है, तो जहाँ से कट रही है उसे कहते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन। मतलब कटाव को ही हम अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन के बारे में समझ में आ गया। अब जहाँ पर कटाव होने के कारण कोई चीज़ है या कोई मिट्टी है या फिर कुछ
तलछट हैं या कुछ छोटे टुकड़े हैं वो जहाँ पर जाके इकट्ठे हुए या पर जहाँ पर फैला दिए गए, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, हो सकता है बहुत बड़े एरिया में फैला दिए गए हों, तो उनको कहते हैं हम निक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि परिवर्तन दोनों हिसाब से हो रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही है या फिर अपर्दन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें कम हो रही है, और यहाँ पर ये चीज़ें जाके बिछा दी गई है या बहुत बड़े इलाके में बिछा दी गई है, जिसको हम कहते हैं निक्षेपण। तो यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ, यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। तो बाह्य प्रक्रिया दो तरीके से परिवर्तन होता है, एक होता है अपर्दन से, एक होता है निक्षेपण से। ठीक है, आगे देखो, ये प्रक्रियाएं 3 कारणों से होती हैं। कौन कौन से 3 कारण हैं? एक तो होता है कि जल, वायु तथा बर्फ। जल से कैसी होती हैं कि जैसे ही जल आता है या फिर पानी का बहाव तेज आता है, वो आसपास की मिट्टियों को या फिर जहाँ से भी जिस इलाके से गुजरता है वो अपने साथ में बहा कर ले जाता है, पत्थरों को टुकड़ों को ले जाता है। और जहाँ पर तो कटाव हुआ, उसके बाद में वायु है, तो वायु से भी कटाव होता है, पहाड़ है या फिर कोई इलाके की ज़मीन है या फिर मिट्टी है, उसको वायु अपने साथ में उड़ा के ले जाती है और दूसरी जगह उसको छोड़ देती है। और बर्फ़ से कैसे होता है कटाव? बर्फ़ से कैसे होता है? जब भी हिमानियाँ होती हैं या बर्फ़ की एक तरीके से पूरी बर्फ़ आ जाती है, साथ में हिमानियाँ चलती हैं, तो वहाँ से वो अपने साथ में पत्थर के टुकड़े हैं, मिट्टी है, उनको भी साथ में ले आती है। तो 3 प्रकार से ये चीज़ें होती है, कटाव होता है या अपर्दन होता है, जल से भी होता है, वायु से भी होता है, बर्फ़ से भी होता है। ठीक है, आगे देखो, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम जो विभिन्न स्थल रूप है हमारे, उनको 3 ऊंचाई और ढाल के आधार पर उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्वत। देखो, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पृथ्वी की सतह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई है, ये बनी हुई नहीं है, प्रकृति के द्वारा ही बनी हुई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जो पर्वत है इसका जो शिखर होता है ये ऊपर का, ये होता है छोटा, और ये जो आधार होता है ये होता है बड़ा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाने जलवायु ठंडी होती जाती है, जैसे कुछ पहाड़ हैं वो तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कैसे चीज़ों को देखो, बादलों की ऊंचाई होती है करीब 4 से 5 किलोमीटर, लगभग ऊंचे भी होते हैं, और 4 से 5 किलोमीटर ऊंचे हुए। अब हमारा एक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जिसकी चोटी है, तो उसकी चोटी है करीब 9 किलोमीटर ऊंचाई। कितनी है? 8,848 मीटर, तो लगभग हो गया 9 किलोमीटर। और हमारे बादलों की ऊंचाई होगी 4 से 5 किलोमीटर, तो ये क्या हुआ? बादलों से भी पहाड़ बादलों से भी ऊंचे हो गए। ठीक है, आगे देखो, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारी जो वायु है वो ठंडी होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है हमारा। ये चीज़ें पहले से आपको पता होंगी। आगे देखो, कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है। तो मैंने बताया था हिमानियाँ होती है, जैसे हिमालय पर्वत है जिससे भी निकलने वाले वो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर, तो उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कुछ पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, जिनको हम, क्योंकि ऊपर पानी होता है तो हम उनको देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो पर्वत के बारे में देख लेते हैं कि क्या उनका कैसा वातावरण होता है, कैसी जलवायु होती है। वहाँ की जलवायु कठोर होती है, जीवन वहाँ का डिफ़िकल्ट होता है। किस तरीके से कोई भी चीज़ लेने जाओगे तो आपको पर्वत पार करने पड़ेंगे, या फिर हमेशा बारिश वगैरह है या प्राकृतिक आपदाएं हैं और चीज़ें भी वहाँ पर होती, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं या कम लोग रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। खड़ी ढाल का मतलब इस तरीके से होता है। तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, तथा खेती भी वहाँ पर कमी होगी। जब खड़ी ढाल होगी तो पानी रोक नहीं पाएगा और खेती भी ढंग से नहीं हो पाएगी। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखो, उससे पहले, इस चैप्टर से पहले मैं थोड़ा सा उस मैप के बारे में बता देता हूँ, या फिर जो हमारा स्थल रूप है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और उसके बाद में आगे हम चैप्टर को देखते हैं। देखो, पर्वत, ये ढाल है इसकी, ये खड़ी हुई ढाल है। ठीक है, जो खड़ी हुई ढाल होती है 600 मीटर से ऊंचा होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। जब पर्वत काफ़ी चोटियाँ होती हैं उसकी, जैसे दिख रहा है एक साथ में एक बहुत सी चोटियाँ होती है, तो हम उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। मतलब एक पर्वतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, और पहाड़ी उसे कहते हैं जो पर्वतों से थोड़ा छोटा होता है, 600 मीटर से थोड़ा ऊंचा, 600 मीटर से थोड़ा लगभग आसपास होता है। ठीक है, और वो जो मैदान से ऊंचा होता है उसे हम पहाड़ी कहते हैं। अब जब पर्वत हैं या पहाड़ी है, उनके बीच में कोई ऐसा इलाका होता है जो गड्ढे टाइप में होता है या फिर खाई या गार्ज टाइप में होता है, उसे हम कहते हैं घाटी।
क्या बोलते हैं, घाटी। ठीक है, पठार, पठार के बारे में देख लेते हैं। जो समतल मैदान से कुछ उठा हुआ होता है, अभी ये 6000 मीटर तक भी हो सकता है, और ऊपर से जो प्लेन होता है, ऊपर से क्या होता है, प्लेन, उसे कहते हैं हम पठार। अब आगे देखो, नदी के बारे में देख लिया, ये नदी मुख्य नदी है। इसके बाद में इसमें आके कोई और नदी मिल जाए तो उस नदी को हम कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, झील वो होती है, गड्ढेनुमा आकृति होती है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता, हमेशा उसमें पानी रहता है, उसे हम झील कहते हैं। अब नदी के बारे में देख लिया। अब जहाँ पर नदी आती है और काफ़ी धाराओं में बट जाती है, उन धाराओं को कहते हैं वितरिका। ठीक है, और जो नदी का मुहाना होता है, जो समुद्र में जाके मिलती है, जो लास्ट पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं नदी मुहाना। और जो वहाँ पर जो नदी मुहाने के पास में जो मिट्टी का कुछ कटाव है, कुछ और कारण से जो इलाका है वो दलदल टाइप में हो जाता है। कैसा हो जाता है, दलदल टाइप में, उसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और देखो आगे, जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं प्रायद्वीप। समझ में आ गया, ये कोई समंदर है, ये समंदर है, ये इसका मैदान है। अब इसका ये जो तट होता है या इसका पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों मिलते हैं, उसको कहते हैं हम तट। ठीक है, आगे देखो, द्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो द्वीप क्या होता है, देखो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं द्वीप। तो ये जो आकृतियाँ थी, इनके बारे में मैंने बता दिया है, और जैसे ही आगे टॉपिक में आएगा उनमें डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। तो इसके बारे में बता ही दिया, पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। आगे देखो, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत से ऐसे पर्वत होते हैं जो श्रृंखलाओं में बटे हुए होते हैं और कम से कम हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। अब यहाँ पर 3 पर्वतों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हिमालय। तो हिमालय है, ये है एशिया में। कहाँ पर है हिमालय, एशिया में। और इसकी मैं बता देता हूँ, करीब ये 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में आल्प्स पर्वत के देख लेते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा है, करीब 600 किलोमीटर चौड़ा है। ये हिमालय की बात हो रही है। उसके बाद में देखते हैं हम आल्प्स के बारे में। ये यूरोप में है। कहाँ पर है, यूरोप में। इसके बारे में बता, ये करीब 1200 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है, 1200 किलोमीटर लंबा है, और करीब 250 किलोमीटर चौड़ा है। जैसे ये पर्वत है, ऐसे जा रहा है। अब इसके अंदर ये इस तरीके से पर्वत है, ये देखो इस तरीके से पर्वत है, तो ये करीब लंबाई होगी इसकी। तो इसकी लंबाई करीब, जो आल्प्स पर्वत की है, इसकी है करीब 1200 किलोमीटर, और ये इसकी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई करीब 250 किलोमीटर। तो दोनों के बारे में पता चल गया। पहले हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय की करीब है 2400 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में आल्प्स पर्वत है, ये करीब 1200 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में सबसे लास्ट में एंडीज के बारे में देख लेते हैं। एंडीज पर्वत है, ये है साउथ अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में, महाद्वीप के अंदर आता है, और ये करीब 7000 किलोमीटर का इसकी लंबाई है। तो हुआ ना, हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इन तीनों पर्वतों के बारे में देख लो। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, या फिर एंडीज, ऐसे कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ कौन से पर्वत में है, तो आप बता सकते हो एंडीज। अब ये है कहाँ पर, ये है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आगे देखो, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। जो पर्वत है उनकी ऊंचाई व आकार में भी भिन्नता होती है। ठीक है, देखो, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले वलित पर्वत, कौन सा है, वलित। दूसरा है ब्रह्मोत्सव पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। अब तीनों के बारे में बता देते हैं। देखो, हिमालय, आल्प्स ये वलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं, वलित, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। जैसे शंकुआकार है शिखर, इस तरीके का शंकुनुमा है, और उनकी सतह है वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है। कैसी, इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ है, उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखलाएं घिस गई है। अपर्दन का मतलब मैंने बताया था पहले, अपर्दन होता है कटाव। कटाव के कारण इनकी जो सतह है वो, या इनकी श्रृंखलाएं हैं वो घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं।
क्यों देते हैं गोलाकार दिखाई, ये भी बलवत पर्वत है क्योंकि जो इनका जो ऊपर की जैसे ये इनका शंकु आकार थी या फिर जैसी भी थी ये लगातार कटाव के कारण हजारों लाखों साल में ये क्या हुआ, घिस गई है। तो अब इस तरीके के बच गए, तो दिखने में हमें कैसे दिख रहे हैं, जो गोलाकार दिख रहे हैं। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। ये कैसे हैं, बहुत पुराने बलित पर्वत है। हमारा अरावली पर्वत, भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में है, वो भी विश्व के पुराने बलित पर्वतों में से एक है। आगे देखो, अब देखो, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। अब देखो भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, जब बहुत बड़ा हिस्सा है वो टूट जाता है। जैसे इधर देखो, इस चित्र में देखते हैं हम थोड़ा सा भ्रंशोत पर्वत के बारे में। जैसे ये पर्वत दे रखा है, पहले ये आकृति बिल्कुल सेम थी, लेकिन कुछ घटनाओं के, पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं के कारण ये हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचे दब गया और ये इससे ऊपर उठ गए। तो इस तरीके के जो पर्वत होते हैं हम उन्हें भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ दिखा रहा कि ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं और नीचे धंसा हुआ भाग है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। दो चीज़ आ गई। तो द्रोणिका भ्रंश किसे कहते हैं, जो नीचे दबा हुआ भाग होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, यूरोप की राइन घाटी तथा वास्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। इस तरीके के भ्रंशोत पर्वत हैं ये। एटलस में दिए गए विश्व के मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। मैं और आपको उसमें डिटेल से बता दूंगा। अब तीसरा है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत किस तरीके से होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब दो पर्वत हैं ज्वालामुखी के, उनके बारे में उदाहरण पूछे भाई कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, तो अफ्रीका का एक माउंट किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा पर्वत है। ये ज्वालामुखियों से बना। तो ज्वालामुखियों से कैसे बनते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इस तरीके से कोई ज्वालामुखी, ज़मीन के अंदर से कोई ज्वालामुखी निकली, ज्वालामुखी निकलने के कारण ये ज्वालामुखी निकली, लगातार इस तरीके से निकली, तो यहाँ पर जो इसका लावा है इस तरीके से आ रहा है, लगातार लावा निकल रहा है। अब ये लावा जैसे ठंडा होगा, ठंडा होने के कारण ये आकृति ज़मीन से जो मैदान है उससे क्या हो जाएगा, ये ऊंचा हो जाएगा और एक पर्वतनुमा बन जाएगा और जैसे पर्वत की जैसा बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, आगे देखो, अब कुछ पर्वतों के बारे में देख लेते हैं कि इनके क्या क्या लाभ हैं या किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं, उनके बारे में देखते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। पर्वतों में जल के संग्रह कैसे होते हैं कि जब भी नदियाँ या फिर ज़्यादातर नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं और बारिश होती है तो पर्वतों के अंदर पानी चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जल एक तरीके से रिजर्व हो जाता है। ठीक है, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों तथा हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। सिंचाई का मतलब खेती के लिए किया जाता है, पनबिजली का मतलब है पानी, मतलब बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो भी पानी से ही होती हैं, वो ज़्यादातर पानी पर्वतों से ही आता है नदियों के द्वारा। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं तथा जीव जंतु भी मिलते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद है, रेजिन है इत्यादि प्राप्त होते हैं। पर्वतों से जैसे जंगलों से लकड़ी वगैरह, ईंधन वगैरह मिलते हैं। पर्वतों में भी सब कुछ वन जरूर होंगे, तो वहाँ से भी हमें ईंधन है, चारा है और चीज़ें हैं, गोंद है, रेजिन है, ये भी प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग उपयुक्त है। सैलानियों का मतलब होता है पर्यटक होते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ होता है। ये भी इनकम का सोर्स होता है। जब सैलानी आएंगे या पर्यटक आएंगे तो भी वो पर्वतों पे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों पर प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ और ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ पर ये खेल खेले जाते हैं? पूरे हिमालय में ही ये चीज़ें खेली जाती हैं। आगे देखो, यहाँ पर देख लेते हैं, अगला हमारा है पठार के बारे में। किसके बारे में? अभी हमने पढ़ा था पर्वत के बारे में, अब हम दूसरा हमारा है पठार, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो पठार क्या होता है। पठार
उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। जैसे ज़मीन से उठी हुआ होता है, जैसे ये ज़मीन है, इससे यहाँ पर उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से कैसा होगा, ये सपाट होगा, तो ये क्या हुआ, पठार। ठीक है, ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं, खेती वगैरह जो भी रहना करना सब कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा मैदान से ऊपर उठा हुआ होता है। अब ये कितना भी हो सकता है, 500 से लेके 5-6 हज़ार तक भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसमें ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जो भारत में दक्कन का पठार है वो कि विश्व के पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार, जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई करीब 4000 से 6000 मीटर तक है, मतलब 4 से 6 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अब देख लेते पर्वत हमारे लिए पठार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। पठारों के अंदर बहुत सा खनिज होता है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरा को खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है सोना तथा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कोयला है, लोहा है, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे देखो, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है, नदियाँ हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं। अब जलप्रपात का आ गया तो जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसका नाम है एंजिल। क्या नाम है, एंजिल। ठीक है, ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। इसकी करीब 979 इतनी मीटर की इसकी ऊंचाई है जिससे गिरता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है उसका नाम एंजिल है। ये है वेनेजुएला, ये वेनेजुएला में है। ठीक है, आगे देखो, इसमें हम चैप्टर में देखते हैं भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात। अब ये जोग जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर। ठीक है, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो कई पठार है उसमें रमणीय स्थल है, रमणीय का मतलब है घूमने फिरने की जगह हैं जो कि पर्यटकों को मतलब है टूरिस्टों को आकर्षित करती है, जिससे भी इनकम भी होती है। आगे देखो, अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मैदान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैदान के बारे में देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो मैदान होते हैं वो समतल भूमि होती है, उसी को हम मैदान कहते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो देखो, समुद्री जो तल होता है उससे जो 200 मीटर है, अगर उतने तक के उससे अधिक ऊंचे ना हो तो उन्हें हम कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं, मैदान। ठीक है, कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तंगरिल हो सकते हैं। उर्मिल का मतलब है इस तंगरिल, उर्मिल तथा तंगरिल का मतलब है इस तरीके से, कुछ थोड़े थोड़े मैदान थोड़े थोड़े ऊपर से कटे फिटे टाइप में हो सकते हैं, लेकिन होते सारे 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ठीक है, अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। जो किस तरीके से बनते हैं कि कोई भी जो नदी है, यहाँ से ये नदी निकली, देखो यहाँ से ये पहाड़ों से नदी निकली, अब ये नदी यहाँ से तेज़ निकली स्पीड में, लेकिन जैसे ये मैदान में प्रवेश किया इसने, इसका बहाव धीमा हो गया और ये इस इलाके में, जिस पूरे इलाके में इसका पानी गया और पानी के साथ में ये अपने साथ में जो भी मिट्टी वगैरह लाई इसको यहाँ पर बिछा दिया गया। जैसे नदी का बहाव कम हुआ ये मिट्टी यहीं पर रह गई, जिससे बिल्कुल प्लेन इलाका बन गया। ठीक है, आगे देखो, नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित
कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों में जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट है, वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अभी मैंने बताया था कि नदियाँ अपने साथ में चीज़ें ले, बालू है या सिल्ट है या पत्थर को लेके आती है और ये मैदानों में बिछा देती है, जिनसे ही मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। देखो, मैदानों की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, क्योंकि अगर समतल ज़मीन पर हम कोई भी रोड है, ट्रेन है या फिर और कोई भी साधन के, या फिर हम रोड बनाएंगे या ट्रेन की पटरियाँ रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जबकि पहाड़ों में उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होंगी। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। इसीलिए ये मैदान सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या रहती है। यहाँ के जो एरिया है पूरा उपजाऊ भी होता है। क्या होता है? उपजाऊ होता है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदानों में कौन कौन से मैदान हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। जैसे एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, जैसे एशिया में कौन सा है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान, जैसे भारत की इम्पोर्टेंट नदी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, वैसे ही चीन की यांगत्से नदी है। तो जैसे हमारा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वैसे ही चीन का भी यांगत्से नदी का मैदान है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ मकान बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। मतलब बहुत सी मकान बनाने के लिए और खेती करने के लिए समतल भूमि होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जो भारत में गंगा का जो मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है। देखो, मैं बता देता हूँ एक बार तुम्हें कि मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है। देखो, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। देखो, ये जो मैदान है इसको कहते हैं, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये पूरे मैदान को हम कहते हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो गंगा का मैदान जैसे यूपी, बिहार वगैरह है, पंजाब है, हरियाणा है, जो ये क्षेत्र है, ये पूरा गंगा का मैदान है। इसकी सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे देखो, स्थल रूप एवं लोग। विभिन्न स्थल रूप एवं लोगों के बारे में जान लेते हैं। देखो, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। जैसे स्थल रूप होंगे उसी तरीके से इंसान जिएगा। पहाड़ होगा तो पहाड़ों में पहाड़ों के हिसाब से जीने लग जाएगा। मैदान होंगे तो मैदानों के हिसाब से जीने लग जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है। मैदानों में घर वगैरह बनाएंगे या सड़क बनाएंगे या फिर रेल की पटरी बनाएंगे, जैसे पर्वतों में जितनी मुश्किल होती है उतनी मैदानों में नहीं होती। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीक़ों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, तूफान है या बाढ़ है, बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो हमारे हाथ में है, लेकिन इनके बारे में हम क्या करते हैं, इनके बारे में हम चेतावनी जारी कर देते हैं या फिर इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे इनके जो खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। देखो, हम जो ज़मीन है या स्थल है उसका उपयोग भी गलत तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जो उपजाऊ ज़मीन है,
जहाँ पर अच्छी खेती होती है वहाँ पे तो हमने घर बना लिया, रहने लग गए, और जो बेकार ज़मीन है वहाँ पर हम खेती करने लग गए। तो हमें करना क्या चाहिए, जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर तो हमें खेती करनी चाहिए, और जो बंजर या बेकार ज़मीन है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, घर बनाना चाहिए। इसके अलावा देखो नदियों में भी हम नदियों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि उसमें कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, कचरा वगैरह फेंक देते हैं, जिससे कि पूरी नदियाँ ख़राब हो जाती हैं, और जब जहाँ भी नदियों का पानी जाता है वहाँ की ज़मीन भी ख़राब हो जाती है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति का दिया हुआ हमें अनुपम पे, या फिर कहते हैं इसको बहुत बड़ा उपहार है, इसका इस तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। जो यहाँ पर ज़मीन है या फिर जो पृथ्वी है ये सिर्फ हमारे उपयोग की नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि इसको हम जब जाएं तो इसको सेफ तरीके से छोड़ जाएं, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन है या आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मिल सके। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें एक चीज़ और दे रखा है, स्वच्छ भारत मिशन। तो इस स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देख लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया मिशन है। इसमें साफ़ सफाई को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके बारे में और डिटेल से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और बाकी की चीज़ों को मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हमारा चैप्टर था, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। इसके जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कमियाँ रही हैं या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, फेसबुक पर कर सकते हो, या फिर यहीं यूट्यूब पर भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।